स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसके दो पार्ट्स आपको मिलेंगे। दो पार्ट्स का मतलब है कि ये बुक का तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही पेज है, लेकिन ये 2 दिन की डायरी में जाएगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 जो कि है एंजाइम्स के बारे में, और ये आपके कोर्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका एक ही चैप्टर और रह जाएगा, चैप्टर नंबर 8। एंजाइम्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। पूरी बायो की बुक में आपने बहुत सी जगहों पर एंजाइम्स के बारे में स्टडी किया होगा। आज इस चैप्टर में हम इसकी डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे आर बायोकैटालिस्ट। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलर का मतलब है स्फेरिकल राउंड शेप में। ठीक है, तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन ये एंजाइम्स बेसिकली करते क्या है? अगर आपने केमिस्ट्री में कभी कैटालिस्ट का वर्ड पढ़ा हो तो आपको याद होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी सीख लें इसको। कैटालिस्ट कोई ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करती, लेकिन वो उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। मतलब उसकी प्रेजेंस मैटर करती है, रिएक्शन में उसका इन्वॉल्व होना मैटर नहीं करता। वो उस रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं हो रही। कोई भी आपके पास केमिकल सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस अगर रिएक्शन में यूटिलाइज ना हो, वो उसमें यूज ना हो, लेकिन उसकी प्रेजेंस की वजह से उस रिएक्शन के सारे रिएक्टेंट्स बहुत तेजी से रिएक्ट करें और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बनाने लगे, अल्टीमेटली वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। यहाँ पर हम बात करते हैं लिविंग बॉडीज की। तो एंजाइम जो है ये लिविंग बॉडीज के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम करता है। इसका मतलब ये है कि लिविंग बॉडीज में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को ये स्पीड अप करता है। खुद यूटिलाइज नहीं होता, खुद यूज नहीं होता, लेकिन इसके प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। तो इसको हम बायोकैटालिस्ट कहेंगे। क्योंकि ये लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बायोकैटालिस्ट कहेंगे। अब एंजाइम्स का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बना होगा कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, और ये प्रोटीन के बने हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड जो है वो तेज हो जाती है, और ये सिर्फ लिविंग बॉडीज में काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको बायोकैटालिस्ट कहते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं और फास्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पर एंजाइम का एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उस पर एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट का मतलब है एंजाइम पूरा का पूरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ये एंजाइम है, लेकिन इस पर एक स्पेसिफिक रीजन है जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। एंजाइम्स में होता क्या है, प्रोडक्ट्स आते हैं जिस भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। रिएक्शन में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, उस पर रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर होगा क्या, सबस्ट्रेट की पहले डेफिनेशन आप देख लें। सबस्ट्रेट एक ऐसी चीज है जिस पर एंजाइम एक्ट करेगा और उसको किसी दूसरी नई चीज में कन्वर्ट कर देगा, वो है हमारे पास प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट कोई भी ऐसी चीज, बुक में भी आपके पास की डेफिनेशन मेंशन की हुई है, ये है आपके पास थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, अब इसमें आपको बताया हुआ कि वो सब्सटेंसेस जिन पर एंजाइम एक्ट करता है और उनकी प्रोसेसिंग करवा देता है, मतलब जिस पर केमिकल रिएक्शन होना हो उस चीज को हम कहेंगे सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नई चीजें बनती हैं उनको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि एंजाइम जो है उसमें आकर सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है। सबस्ट्रेट अटैच होने के बाद एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहा है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एंजाइम वैसे का वैसा ही है। एंजाइम में कोई चेंज नहीं आया, एंजाइम उसमें यूटिलाइज नहीं हुआ, सिर्फ एंजाइम ने उस केमिकल रिएक्शन की प्रोसेसिंग को आसान बना दिया। तो यहाँ पर एक्टिव साइट की हम बात कर रहे थे। पूरे एंजाइम में एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पर ये कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब है ये केमिकल एक्टिविटी जिसमें प्रोसेसिंग हो रही है। तो आपके पास वो रीजन जहां पर कैटालिटिक एक्टिविटी करता है एंजाइम, उसे एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट के अलावा पूरे एंजाइम में ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अब आपने तीन चीजों को डिस्कस कर लिया, एंजाइम्स, सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स। एंजाइम्स आपने देखा ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है एंड दे आर बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट की डेफिनेशन आपको अलग से भी आ सकती है, तो आप बताएंगे कि बायोकैटालिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो ये रिएक्शन में यूज तो नहीं होंगे लेकिन उसको स्पीड अप कर देंगे और बायोकेमिकल रिएक्शन को करेंगे। बायोकैटालिस्ट की एग्जांपल में आप एंजाइम को कोट कर सकते हैं।
और अगर एंजाइम की डेफिनेशन आएगी तो आप बताएंगे कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड दे आर बायोकैटालिस्ट व्हिच मींस दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। और एंजाइम्स की आगे एग्जांपल में आप बहुत से एंजाइम्स लिख सकते हैं, जैसे कि आपको याद हो आपने लाइपेज पढ़ा, प्रोटीएज पढ़ा, मैंने आपको बताया था हर वो नेम्स के एंड पे एएसई की टर्म आ जाती है, इसका मतलब है कि किसी एंजाइम का नाम है। लाइपेज वो एंजाइम है जो लिपिड्स पर एक्ट करता है, मतलब लिपिड की ब्रेकडाउन करवाता है। प्रोटीएज वो एंजाइम है जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवा रहा है। तो ये सारे कुछ एंजाइम्स के नेम आपने यहाँ पे एग्जांपल में दे देने हैं, चाहे तो अभी लिख लें एंजाइम एंजाइम के एग्जांपल में प्रोटीएज एंड लाइपेज। उसके बाद माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जिसे एंजाइम्स प्रोसीड करवा रहे हैं लिविंग बॉडी में, ऐसा कौन सा रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके पास किस तरह से एंजाइम है, उस पर आकर एक सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है और फिर एंजाइम उसकी प्रोसेसिंग करवाता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। खैर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये आगे का काम है। और दूसरी चीज ये कि एंजाइम्स आपके पास बहुत तरह की शेप्स में हो सकते हैं और सबस्ट्रेट्स भी वेरियस शेप में हो सकते हैं, लेकिन हर एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। जैसे आप देखते हो ना ब्लॉक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से स्पेसिफिक शेप जो है वो स्पेसिफिक शेप वाले ब्लॉक में ही फिक्स होती है, उसी में फिट होती है। तो एक ही टाइम पर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एंजाइम और बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट घूम रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी शेप स्पेसिफिक होती है इसलिए एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही पिक करता है। अब ये कौन से वाले केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें एंजाइम रोल प्ले कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो आपको याद होगा मेटाबॉलिज्म। चैप्टर के स्टार्ट में मेटाबॉलिज्म में, बाद में एंजाइम एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने आपको पहले एंजाइम समझाया है, अब हम मेटाबॉलिज्म की तरफ आए हैं। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी में हर वक्त बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एक लिविंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आप इतना माइंड में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए समझ सकते हैं कि लिविंग बॉडीज में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उन सबको हम कलेक्टिवली बॉडी का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का वर्ड आप कट से याद रखो। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक बड़ा सब्सटेंस, एक लार्ज सब्सटेंस ब्रेक होकर स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसमें कटिंग होगी ना एक सब्सटेंस की। तो कैटाबॉलिज्म में आपने याद रखना है, कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक बड़े सब्सटेंसेस जो है वो ब्रेक होते हैं छोटे सब्सटेंसेस में और एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा बिल्कुल इसके ऑपोजिट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में स्मॉलर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, वो जुड़ते हैं, उनको जोड़ने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो कोई लार्जर सब्सटेंस या लार्जर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेसेस पर कंसिस्ट करता है कि आपकी बॉडी में हर वक्त बहुत सारे ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनकी ब्रेकडाउन हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनकी सिंथेसिस हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, छोटी छोटी चीजें मिलती हैं और वो नए मॉलिक्यूल्स बनाए जा रही है। तो वो ब्रेकडाउन को हम कैटाबॉलिज्म कह रहे हैं और सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स को हम एनाबॉलिज्म कह रहे हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये एक बड़ा सब्सटेंस है आपके पास, कैटाबॉलिज्म के थ्रू वो सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद अगर ये छोटे छोटे यूनिट्स हो और इन्हें ज्वाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना हो तो वो एनाबॉलिज्म है। आपने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की इंडिविजुअल डेफिनेशन और एग्जांपल भी करनी है, लेकिन इसका कंपैरिजन भी आता होता है। अगर हम देख लें कैटाबॉलिज्म को, तो कैटाबॉलिज्म में देखो किस तरह से एक बड़ा मॉलिक्यूल था, उसकी ब्रेकडाउन हुई, छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया और साथ में एनर्जी रिलीज हो गई। इस तरह की कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रही है कि आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल से ब्रेक किया जा रहा है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस याद है आपको। रेस्पिरेशन में क्या होगा कि फूड के पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन होगी और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल था, रेस्पिरेशन के दौरान वो ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और उससे रिलीज हो गई फिर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। तो यहाँ पे आप ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की एग्जांपल कोट करेंगे, ग्लूकोज वाली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की एग्जांपल रेस्पिरेशन का प्रोसेस आप एग्जांपल में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, और उसमें आप लिखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इक्वेशन बी आप लिखेंगे C6H12O6 + 6O2
ये आगे जाके बनाएंगे प्रोडक्ट्स में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो कैटाबॉलिज्म का थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। पहले आप स्टेप में डेफिनेशन बताओगे, दूसरे स्टेप में बताओगे कि एनर्जी जो है कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रही है साथ में, और इसमें मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। दूसरी तरफ है आपके पास एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में कुछ सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंसेस जो है वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल तो आपने देख ली रेस्पिरेशन। तो क्या आपको किसी ऐसी केमिकल रिएक्शन के बारे में पता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और न्यू मॉलिक्यूल बनाते हैं? थोड़ा सा माइंड को रिवाइज करवाएं कि प्लांट्स में ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है। जी, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और वाटर, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स आप पढ़ चुके हो, ये कंबाइन होती हैं और ग्लूकोज बना देते हैं जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल में आप फोटोसिंथेसिस लिखेंगे और उसकी इक्वेशन भी कोड करेंगे, सिक्स CO2 प्लस 12H2O और लाइट एनर्जी, और ये मिलकर बनाएंगे आपके पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, बुक में आपके पास इनकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। वो एग्जांपल्स आपने वहां पर डेफिनेशन, सॉरी, बुक में लिखी हुई है, वहां पर आपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों को उनकी रिस्पेक्टिव हेडिंग्स के अंदर लिख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह एनाबॉलिज्म में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं, एंजाइम की प्रेजेंस में वो मिलेंगे और एक न्यू सब्सटेंस बना देंगे। तो आपने पेज नंबर 107, हाफ आज की डायरी में जा रहा है प्रोडक्ट्स तक, इसके लास्ट के 2 पैराग्राफ्स आपने नहीं करने, जो डायग्राम के साथ एक्टिवेशनल एनर्जी वाले पैराग्राफ्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। आज आपने स्टार्ट से शुरू करना है, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, उसकी टाइप्स पढ़नी है, डिफरेंस, डेफिनेशन, एग्जांपल करेंगे, उसमें एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बायोकैटालिस्ट पढ़ेंगे, रिएक्टेंट, सॉरी, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। साइड बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर लिखे इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको बताया गया कि ये ग्रीक वर्ड से निकला है। मेटाबॉलिज्म जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज। तो मेटाबॉलिज्म में क्या चेंज है? तो मेटाबॉलिज्म में यही तो हो रहा है ना, सब्सटेंसेस चेंज हो रहे हैं। बड़ा सब्सटेंस तो छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटा है तो बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उनकी बायोकेमिकल नेचर तो चेंज हो रही है ना, इसीलिए मेटाबॉलिज्म का नाम हमने दिया इन केमिकल रिएक्शंस को। इसके साथ वहां पर कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है, आपने उसको पढ़ के अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। एक पेज है लेकिन इस एक पेज में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे की सारी हेडिंग्स आप हाईलाइट करें, डेफिनेशंस इसी लेक्चर में से पिक करें, स्टिकी नोट्स पर पेस्ट करें बुक पर। थैंक यू।